नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस पॉइंटर के इंडियन पॉलिटी की सीरीज में, जहां हम पूरे के पूरे इंडियन पॉलिटी को इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी बैकएंड की जानकारी हो वो आपको बहुत आसान भाषा में मैं उपलब्ध कराऊं, ताकि आपके लिए ये सीरीज इंटरेस्टिंग हो सके। दोस्तों, ये रामबाण होगी इंडियन पॉलिटी के लिए, आप सभी के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे लाभान्वित होंगे। बिना देर किए हम आज का पहला टॉपिक जो हमारा है भारत का संवैधानिक विकास, उसका चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई। जवाब हम सब इसका देख रहे हैं। 1892 में जो भारतीय परिषद अधिनियम यानी जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, चार्टर एक्ट नहीं, कौन सा, इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, उसके द्वारा 1892 में क्या दिया गया, बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। लेकिन ध्यान रखिए, बजट की शुरुआत तो 1860 में ही हो चुकी थी, ठीक है। इस पर बहस करने का पावर 1892 में दिया गया है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था, किसके द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। दरअसल क्या हुआ था, 1773 में कंपनी के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पहला कानून बनाया था, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। इसी एक्ट के माध्यम से गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, और मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया गया था, जिसके कारण जाहिर सी बात थी कि अब झगड़ा होना स्वाभाविक था। तो उस झगड़े के निपटान के हेतु कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था, किसके द्वारा, जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, उसके द्वारा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई। कभी भी सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट से कंफ्यूज मत करिएगा। संघीय न्यायालय का मतलब है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट जो है, इसका प्रावधान दरअसल भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा आया था, जिसकी स्थापना दिल्ली में होनी थी, जो आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट हमें दिख रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय कब स्थापित किया गया। ध्यान रखिए, प्रावधान 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा प्रोविजन बनाया गया कि एक संघीय न्यायालय होगा, लेकिन न्यायालय को 1937 में स्थापित किया गया, ठीक है। हमें इनमें से सही सुमेलित करना था, तो ये तो ऑलरेडी सुमेलित कर रखा है। क्या, नियंत्रक परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। नियंत्रक परिषद को इंग्लिश में बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। दरअसल 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के पहले जो कंपनी हुआ करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स की, उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चलाते थे। निदेशक मंडल जो था कंपनी का, वो चलाया करता था। लेकिन चूंकि उसमें करप्शन बढ़ गया था, पार्लियामेंट को उस पर कंट्रोल करना था, इसलिए उसने निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अलावा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी जो हमारा नियंत्रण परिषद है, इसकी स्थापना की, जिसको आप एक तरह से समझिए ये पावर दे दिया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या कंपनी का जो भी कामकाज है उस पर ये नियंत्रण रख सकता था, चाहे वो वित्तीय कामकाज हो, चाहे वो राजनयिक कामकाज हो, या चाहे वो सैन्य कामकाज हो। दूसरा नंबर बात, पहली बार कंपनी के कामकाज को भी बांट दिया गया कि अब वित्तीय काम ही केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेंगे, जो भी पॉलिटिकल काम वगैरह होगा वो पूरा का पूरा ये नियंत्रण परिषद जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, वो देखेगा, ठीक है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ये फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम भी पीछे डिस्कस किए हैं, नियामक अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली। 1813 में मिली, किसके द्वारा, इंडियन चार्टर एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा, 1813 में चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है भाई। तो और क्या क्या हुआ था 1813 में,
कंपनी का जो एकाधिकार था, जो हम पढ़ते हैं ना चार्टर, चार्टर का मतलब होता है शाही पत्र, ठीक है, राजा का फरमान एक तरह से उसे मिला हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, 1813 में जो एकाधिकार था भारत पर व्यापार करने का पूर्व में, दरअसल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको सिर्फ दो चीज को छोड़कर, किसको, चाय को और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सारे का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कब, 1813 में। और साथ ही इंग्लिश मिशनरी को भारत में काम करने की अनुमति दे दी गई। अगला क्या है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब की गई, चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से की गई। आप समझिए, ये 33 वो पहली बार दौर है जब ये समझा जा रहा है कम से कम कि कानून बनाने के लिए एक अलग प्रकार के मतलब समझबूझ की जरूरत है, ठीक है। और इसीलिए गवर्नर जनरल का जो परिषद होता था, गवर्नर जनरल का तो परिषद रेगुलेटिंग एक्ट में भी बनाया गया था, लेकिन पहली बार कानूनी सदस्य की नियुक्ति इस परिषद में चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा किया गया। उसके बाद क्या है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या है। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ये दरअसल एक अच्छी सरकार की स्थापना हेतु आया था, जैसा कम से कम ब्रिटिशर्स का कहना था। ये क्या किया था, प्रांत में मतलब प्रोविंस जो होते थे वहां पर द्वैध शासन की व्यवस्था किया। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, इसी चैनल पर एक वीडियो है जहां द्वैध शासन और द्विसदनात्मक व्यवस्था में आपको मैं अंतर समझा रखा हूं, उसे जरूर देखना। फिलहाल ये समझो, जो भी काम है उसको दो भाग में हम बांट देंगे कि आधा कोई और करेगा, आधा कोई और करेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्वैध शासन कहेंगे। दूसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण भी किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। अब अगला क्या है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। कब बनाई गई, 1919 के भारत सरकार अधिनियम में। मतलब द्विसदनीय का मतलब है एक उच्च सदन और एक निम्न सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा जैसा कुछ होना। तो पहली बार भारतीय विधान जो व्यवस्था थी उसमें द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरलिज्म सिस्टम, लोकसभा राज्यसभा जैसा सिस्टम की दो सदन होगा, ये 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा आया था। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की या निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है, तो ये 1935 के अधिनियम से प्रेरित है, क्योंकि 1935 के अधिनियम में भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। क्या आप लोगों को पता है कि ऐसे अध्यादेश का प्रावधान बहुत पुराना है और कब से है, ये बताइए कमेंट में, ठीक है। लेकिन भारतवासियों का जो अभी संविधान है उसमें ये 1935 के अधिनियम से प्रेरित है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव कौन बनाया, 1833 का चार्टर अधिनियम। दरअसल ध्यान रखिएगा, 1833 के पहले जो भी देश की शासन प्रशासन थी उसमें भारतीयों की हिस्सेदारी नहीं थी। 1833 में ही एक और चीज क्या हुआ था, 1833 में गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी, और ये वही साल है जब भारतीयों को देश के प्रशासन में थोड़ा बहुत हिस्सेदारी देना ब्रिटिशर्स शुरू कर दिए, ठीक है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस पर आधारित है, ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। कब, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर आधारित है। वहां भी चीजों को दो भाग में बांटा गया था, ठीक है, संवर्ती, राज्य, केंद्र जैसे आज हमारा है ना, कुछ इसी प्रकार का विभाजन वहां भी था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। कब, तो फेडरल संघीय व्यवस्था का जो कल्पना था वो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही देखा गया था, जो कभी पूरा नहीं हो पाया क्योंकि जो भी राज्य रजवाड़े थे वो इसको कभी ज्वाइन ही नहीं किए, ठीक है। और केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम द्वारा आया। राज्य में द्वैध शासन कब आया, 1919 के अधिनियम के द्वारा आया, ठीक है। अखिल भारतीय महासंघ संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव कौन लाया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 लाई थी, हमने अभी बताया, जो कभी साकार ही नहीं हुआ। उसके बाद 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में
अवशेष शक्तियां किसको दी गई, अवशिष्ट शक्तियां, बची खुची पावर, वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है, जो भी राज्य सूची केंद्र सूची में नहीं मेंशन था वैसी चीजें गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान संविधान में यह जो शक्ति है वो संसद को दिया गया है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव क्या नहीं है कि देश के लिए लिखित संविधान होगा, ऐसा कोई प्रॉमिस जो है वो नहीं किया था 1935 का एक्ट। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा लगभग 60 से 70% जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहीं से हमारा प्रेरित है, लिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बर्मा भारत से कब अलग हुआ, तो जी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है ना, ये क्यों महत्वपूर्ण है, आरबीआई की स्थापना हो या फेडरल कोर्ट की स्थापना हो या ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना हो या बर्मा को इंडिया से अलग करना हो, ये जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें आपको दिखती है ये कहां से प्रेरित है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रेरित है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया है। कल का हमारा टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक विकास। तब तक आप सभी का धन्यवाद।